जी नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी मेंस के लिए पॉलिटी का एक करंट अफेयर्स का मुद्दा समझते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। वैसे ये थियरी का मुद्दा है, पर ये अभी द हिंदू कॉलम में ही चल रहा है, तो करंट अफेयर्स के साथ कुछ जुड़ रहा है। हाँ, तो एग्जाम यूपीएससी मेंस सिलेबस मेंस पेपर 2, उसका टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर, और उसके सब टॉपिक में हम देख रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, जन विश्वास बिल, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सबसे पहले आपको ये तो पता है कि सत्ता विभाजन या सेपरेशन ऑफ पावर क्या है, कि एक तरफ जुडिशरी होगी, दूसरी तरफ लेजिस्लेचर, और दूसरी तीसरी तरफ एग्जीक्यूटिव। तो तीनों ने अपना अलग अलग काम करना है, एक दूसरे के इलाके में जाके घास नहीं खानी चाहिए। लेकिन कुछ बार ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरे के डोमेन में जाके कुछ नया काम करे। फॉर एग्जांपल, कि जैसे जुडिशरी पटाखों पे प्रतिबंध लगाए, या ये कह दे कि हाईवे पे जो होटल है उसमें दारू नहीं बेच सकते, या किसी स्टेट या एरिया के अंदर खनन यानी माइनिंग पे प्रतिबंध लगा दे। तो आदर्श स्थिति में ये ऐसी चीज़ें हैं कि ऐसा कुछ करना है तो या तो कानून बनना चाहिए, और नहीं तो फिर एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी ने अगर कोई कानून में उसको पावर मिला है तो उन्होंने जाके भी ये बैन को नोटिफाई करना चाहिए। लेकिन अगर कोर्ट खुद से ऐसा कर देती है तो हम उसको क्या कहते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म, न्यायिक सक्रियता। और कुछ बार वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको कहते हैं जुडिशियल ओवररीच यानी न्यायिक अतिरेक। हालांकि ये आज के लेक्चर का मुद्दा नहीं है, आगे बढ़ते हैं। कुछ बार ये होता है कि जो कानून बनाने का काम लेजिस्लेचर का है, ऊपर पार्लियामेंट है, नीचे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर कुछ बार एग्जीक्यूटिव खुद से कानून बना देते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, प्रत्यायोजित विधान। कि जैसे नोटबंदी की गई तो उसका पार्लियामेंट ने कानून नहीं बनाया, पार्लियामेंट ने सिर्फ कानून बनाया था आरबीआई एक्ट, और उसमें आरबीआई और सरकार को कुछ पावर दिए गए थे कि तुम जाके नोटिफाई कर सकते हैं डिमोनेटाइज करने के बारे में। तो फिर आरबीआई ने सरकार को बोला कि हाँ, ये 500 और 1000 के नोट डिमोनेटाइज कर दो। तो उसे हम क्या कहेंगे, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि जहाँ पर पार्लियामेंट कुछ नहीं कर रही है, नीचे एग्जीक्यूटिव कुछ डिसीजन ले रहा है। उसी तरह फूड सेफ्टी की एक ऑर्गेनाइजेशन है, FAA है, तो अगर वो बोल दे मैगी पे प्रतिबंध है, ये वाले आर्टिफिशियल केमिकल या स्वीटनर पे प्रतिबंध है, तो वो सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कुछ हिस्सा हम देख सकते हैं। खैर, वो भी आज का लेक्चर का टॉपिक नहीं। अभी तीसरा, कि कुछ बार ये होता है कि एग्जीक्यूटिव यानी कार्यकारिणी वो खुद से न्याय देना चालू करे। उस चीज़ को हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, प्रशासनिक न्याय निर्णयन। जैसे एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, वो क्या जो आईएएस आईपीएस वगैरह का है कि मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा है, ये सीएम मुझे परेशान कर रहा है, मेरा ट्रांसफ़र खराब जगह हो रहा है, तो उसकी कुछ शिकायत करनी हो तो उसकी एक अलग, वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएंगे, वो उनकी अलग कोर्ट है जिसको हम सीएटी कहते हैं। उसी तरह टैक्स के जो मामले होते हैं तो शुरुआत में वो टैक्स ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं, कोर्ट में वो मामला अंत में जाएगा। तो ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन, जो सिविल सर्वेंट या सरकारी संस्थान है, वो खुद से न्याय देने का काम करे तो क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन। वो आज के लेक्चर का मुद्दा है। अब वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 50 ऐसा बोलता है कि सरकार ने जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव को विभाजित कर देना है, उनके सेपरेशन ऑफ पावर होने चाहिए। मतलब कि आईएएस का काम अगर एग्जीक्यूटिव का है तो फिर नॉर्मली उसने न्याय देने का पावर उसके पास नॉर्मली नहीं होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ पावर्स। लेकिन अभी इसमें कुछ नई चैलेंजेस आ रही है कि एक जन विश्वास बिल जो पास हो जाए, तो जन विश्वास एक्ट है, अब उसमें कुछ ऐसा किया गया कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, कि व्यापार में सुगमता या सुविधा करेंगे। वो ऐसा कि मान लीजिए छोटे मोटे मामले में पहले फैक्ट्री या लेबर एक्ट में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसको जेल होने की प्रावधान हो, या फॉरेस्ट एक्ट में कुछ लिखा हो कि ये वाला पेड़ काटोगे तो जेल में फिट कर देंगे, या ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में लिखा हो कि अगर तुम घटिया क्वालिटी की दवाई बनाओगे तो जेल में फिट कर देंगे। तो पहले ऐसा था कि हाँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस, कि ये सब में आपको आपराधिक मामला चले और जेल हो सके। लेकिन अभी सरकार क्या बोलती है कि जन विश्वास एक्ट के तहत हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करेंगे, कि ये जो मैंने आपको मामले गिनवाए उसमें से ज़्यादातर में उनको डीक्रिमिनलाइज कर दिया। मतलब जेल नहीं, सिर्फ जुर्माना, कि तुमको जेल नहीं होगी, जो भी आपको 5 लाख 10 लाख पेनल्टी भरो और तुम्हें माफ़ कर देंगे। तो एक तरह से अच्छी भी बात है, वरना क्या जेल का धाक दिखा के जो भी करप्ट ऑफिशियल हो वो ज़्यादा ब्राइब्स मांगना चालू करे, और बेफिजूल में कोर्ट के अंदर सालों तक। क्योंकि आप समझो, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसको जेल में जाने का डर है तो वो सालों तक लिटिगेशन में रहेगा, बड़ा वकील हायर करके हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट करेगा। लेकिन उसको तुम 5 लाख रुपए दे दो तो देन यू विल थिंक हाँ ठीक है, मैं निपटा देता हूँ। तो फास्टर रेजोल्यूशन ऑफ जस्टिस वगैरह के लिए उपयोगी है। लेकिन इसके अंदर
ये द हिंदू में अभी बीच में कुछ कॉलम आया और वो उसमें कुछ खामी निकाल रहे हैं जो मेंस एग्जाम के लिए हमें समझना है। देखिए पहले क्या होता था कि मान लीजिए कोई फॉरेस्ट एक्ट हो, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट हो, अब उसमें पता चले कि कोई कंपनी है कि जो या तो फॉरेस्ट को तबाह कर रही है, कुछ मैंग्रोव जंगल को वो नुकसान कर रही है। तो पहले ये होता था कि फॉरेस्ट ऑफिसर यानी कि एग्जीक्यूटिव उसका संज्ञान लेंगे, वो कुछ मामला बनाएंगे और फिर सरकारी वकील यानी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कोर्ट में जाके उसकी दलील करेगा। फिर जो भी कंपनी है उसके भी अपने सब डिफेंस लॉयर, बचाव पक्ष के वकील, वो भी दलील करेंगे। और फिर जुडिशरी यानी कि जो अलग ऑर्गन है वो डिसीजन लेगा कि हाँ भाई जेल में जाना है कि नहीं जाना है, राइट। लेकिन अभी क्या हो रहा है, देखिए आप ये स्लाइड के अंदर राइट हैंड साइड में जो थोड़ा लाइट ब्लू कलर का मैंने बनाया उसको देखो। अब ये बोला गया है अंडर दिस जन विश्वास एक्ट कि ये फॉरेस्ट एक्ट और पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट वगैरह में हम ऐसा सुधार करेंगे कि मान लीजिए कोई कंपनी कुछ पोल्यूशन कर रही है, जंगल को नुकसान कर रही है, तो फॉरेस्ट ऑफिसर ठीक है उसका केस फाइल करेगा, लेकिन फिर उसमें जेल नहीं, पेनल्टी होगी। और वो कितनी पेनल्टी होगी, 1 लाख 5 लाख। तो उसके लिए नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाना, उसके अलग ट्रिब्यूनल वगैरह होंगे कि जहाँ आईएएस ऑफिसर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का या दूसरे जो भी ऐसे एक्सपर्ट्स हैं उनको बिठाया जाएगा एंड देन दे विल डिसाइड कि आपको कितना पेनल्टी इस केस में भरना है। क्योंकि हाँ ये तो बेस्ट है, सब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो गया और नॉर्मल कोर्ट का टाइम बच जाएगा, वरना ऐसे सब केस में लगे रहते हैं पूरा दिन। वो तो है, पर इसके विपक्ष में या विरोध में क्या तर्क हैं, क्या फ़ायदे क्या नुकसान, वो मेंस में अभी हमको समझना है, वो अभी देखते हैं। इससे पहले मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अन अकेडमी का अनस्टॉपेबल चैनल, वहाँ पर अलग अलग विषयों के सब फुल लेंथ लेक्चर सीरीज़ फ्री में चालू हो रही है। शाम को 4:30 बजे, फिर 6 बजे, फिर 8 बजे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, सीसेट वगैरह विषयों को पढ़ाया जाएगा, लाइव लेक्चर्स होंगे। और फिर उसकी पावर पॉइंट भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा सब लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। तो ये चैनल और उसके ये सब चीज़ें जो होने वाली उसका मैं लिंक नीचे डाल रहा हूँ, उसका आप फ़ायदा उठाएं। अब आप कहे तो तुम इसमें पढ़ा रहे हो कि नहीं, तो देखिए इकोनॉमी पूरे साल छाती पीट के कुछ लोग रोते रहते हैं, तो इतना इकोनॉमी है नहीं। पूरे साल में एक बार आप कंप्लीट कर लो थियरी और जो भी कंटेम्पररी इश्यूज़ हैं, बैड लोन्स, जीएसटी, जीडीपी वगैरह, फिर तो हर साल जो नया है, कितना नया आता है, इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, आपके पूरे साल नया कुछ ना कुछ आते रहता है। भाई वो जितना नया आता है वो तो इकोनॉमिक सर्वे समराइज कर देता है कि पूरे साल में ये घटना है, वो इतना करेंसी एक्सचेंज बिगड़ा, इतना जीडीपी अच्छा हुआ वगैरह। तो वो ऐसी सीरीज़ पिछले साल की, मतलब विन 23 2023 की मैं निपटा चुका हूँ। अगले साल क्या है कि विन 24, और ये पिछले साल की भी सब प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं, उसके फ्री पावर पॉइंट हैंड आउट वो सब डाउनलोड कर सकते हैं munal.org/win23। खैर वापस आते तो मैं आपको बता रहा था कि ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स और उसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की आईएएस ऑफिसर खुद ही न्याय देना चालू करे तो वो ख़राब क्यों है। क्योंकि आप समझिए कि एक फॉरेस्ट ऑफिसर है और एक आईएएस ऑफिसर है, ये तो दोनों ही एग्जीक्यूटिव हुए ना, ये जुडिशरी तो आई नहीं अब। तो एग्जीक्यूटिव खुद से ही अब निर्णय ले रहे हैं कि कौन से बिजनेसमैन को सजा करनी है, पेनल्टी लगानी है कि नहीं लगानी है। तब मतलब कि वो क्या अदानी बीजेपी के फेवर में, क्या राहुल बजाज बीजेपी के फेवर में, या फिर कि स्टेट गवर्नमेंट लेवल के भी ऐसे जो केस चलते हो तो स्टेट गवर्नमेंट की रूलिंग पार्टी के फेवर में आप हो कि नहीं, उस हिसाब से आपको या तो कम सजा होगी या माफ़ कर देंगे वगैरह। हम यहाँ पर ये सोचे कि नहीं, ये फॉरेस्ट ऑफिसर और आईएएस ऑफिसर एकदम निष्पक्ष यानी कि इम्पार्शियल होकर काम करेगा, वो थोड़ा चैलेंजिंग इसलिए हो जाता है कि ये जो भी फॉरेस्ट ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर है तो उसका जो भी प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट, ट्रांसफ़र, वो तो रूलिंग पार्टी की गुड बुक में है कि नहीं, उस हिसाब से डिसाइड होगा। तो जब उनको आप समझो कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज को तो सब इम्यूनिटी दी गई है कि आपको नौकरी से हटाने के लिए लंबी प्रोसेस करनी पड़े, एक बार आपको नौकरी मिली या फिर आपकी सैलरी कम नहीं हो सकती वगैरह वगैरह, तो ऐसी इम्यूनिटी इन ऑफिसर्स को नहीं है। सो देयरफॉर देयर इज़ अ चैलेंज। तो ऐसा जो भी काम होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन की, जहाँ पर आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेसी खुद से ही न्याय देना चालू करे, पेनल्टी लगाए, सजा करे, ऐसे और भी एग्जाम्पल हम दें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में भी जो शुरुआती उसकी जो भी एडजुडिकेशन बॉडी होती है उसके अंदर ऐसे 1-2 मेंबर होते हैं। फूड सेफ्टी के अंदर टेक्नोक्रेट, कोई फूड साइंटिस्ट को बिठा देते हैं। सेबी के अंदर या तो कोई आईएएस ऑफिसर बैठता है या फिर कि उनका जो शेयर मार्केट का एक्सपर्ट हो उसको बिठाया जाए। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया भी यूजुअली आईएएस ऑफिसर होता है। रेरा एक्ट, रेरा एक्ट क्या है, बिल्डर ने अपनी बिल्डिंग को रजिस्टर करे फिर वो कस्टमर से पैसा ले सके, स्टेट गवर्नमेंट की वो सब ऐसे उनको बनाने पड़ते हैं ऑफिसर, तो रेरा ऑफिसर भी यूजुअली आईएएस ऑफिसर होता है। तो मतलब कि ये ऐसे लोग होंगे कि यूजुअली आईएएस, यूजुअली टेक्नोक्रेट, यूजुअली रिटायर्ड जज जो कि रूलिंग पार्टी की गुड बुक में हो। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन के अंदर कितना इम्पार्शली
काम हो रहा है वो थोड़ा चिंता का विषय बनता है। खैर अभी हमें कांग्रेस बीजेपी ऐसा सब नहीं लिखना है, हमें मेंस आंसर राइटिंग करनी है। तो उसके लिए आर्गुमेंट समझते हैं कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन वो खराब क्यों है, पहले ऐसे आर्गुमेंट समझेंगे और फिर ये अच्छा क्यों है, ऐसे आर्गुमेंट इन फेवर एंड अगेंस्ट देखेंगे और लास्टली कंक्लूजन बनाते। तो सबसे पहले मैं बात करूं कॉन्स की, मतलब ये खराब क्यों है। पहला, क्योंकि मैंने आपको बताया हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज के विपरीत यहाँ पर जो ऑफिसर है उनको इतनी सारी इम्यूनिटी नहीं होती, उसकी सैलरी ट्रांसफ़र प्रमोशन में दिक्कत आती है, तो वो जो मिनिस्टर साहब करेंगे कहेंगे ऐसा मैं करूँगा, इम्पार्शियल नहीं है। दूसरा, देर इज़ अ स्कोप फॉर क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म मतलब क्या, बिजनेसमैन पॉलिटिशियन को पैसा खिला के अपना नेपोटिज्म और सब प्रेशर लगा के काम करवा ले, ऐसा सब यहाँ पर स्कोप होने का डेंजर ज़्यादा है। तीसरा, जो कानून के अंदर एक बेसिक बात होती है कि जो व्यक्ति खुद से फरियादी है वो खुद जज नहीं बन सकता। नो पर्सन कैन बी अ जज इन अ केस इन विच दे हैव एन इंटरेस्ट, या नो पर्सन कैन बिकम अ जज इन हिज ओन केस। तो यहाँ तो आप समझो कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो है वो खुद एग्जीक्यूटिव है, और ऊपर जो भी आईएएस वगैरह डिसीजन लेंगे वो भी एग्जीक्यूटिव, तो असल में तो ये एक ही पार्टी हुई ना। तो खुद का केस खुद से कैसे सुन सकते हैं, वो तो अलग से एक इम्पार्शियल जज के पास जाना चाहिए। तो ये इस कारणों से एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन ये एक खराब चीज़ है, या इसमें ये चुनौती। नाउ आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, फ़ायदे समझते हैं कि ये क्यों अच्छी बात है। पहला, क्योंकि ये जो न्याय मिलता है वो काफ़ी सस्ता होता है, क्योंकि एक जज को जितना सैलरी गाड़ी बंगला वगैरह देना पड़ता है उसके मुकाबले ये सब जो ऑफिसर्स हैं वो तो रोज़ का भी अपना आईएएस वाला काम करें और बीच बीच में ये भी सुनवाई कर लें, तो अलग से कोई सैलरी के बहुत ज़्यादा बोझ बढ़े नहीं। दूसरा, कोर्ट में जब आप जाएँ तो स्टैम्प पेपर खरीदो, एफिडेविट करो, वकील है उसकी हर हियरिंग में फ़ीस देनी पड़े, उसके मुकाबले यहाँ ऐसा है कि आप खुद अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं, ये सब स्टैम्प पेपर वगैरह ज़्यादा उसकी मगजमारी नहीं हो। सो इट इज़ मच चीपर जस्टिस, सस्ता न्याय है। दूसरा, ये फूड सेफ्टी, पॉल्यूशन कंट्रोल, सेबी, शेयर मार्केट, कंपटीशन कमीशन, इसके जो केस होते हैं दे आर टेक्निकल इन नेचर। तो उसमें एक जनरलिस्ट जज जो है जिसको एलएलबी की सब समझ है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो इन सब बातों को गहराई से समझ सके, उसका न्याय दे सके। तो बेटर कि ऐसे जो भी टेक्नोक्रेट्स या फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उनको उधर जज बनाया जाए, और वो जल्दी से निर्णय दे पाएंगे, तो फास्टर जस्टिस है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी है। वरना नॉर्मल अदालतों में और भी बाकी सब सिविल और क्रिमिनल केस चलते हैं, फौजदारी और दीवानी मामले चलते हैं, तो पहले से ही वहाँ तो काफ़ी केस पेंडेंसी है, ये और ऐड करोगे तो और ज़्यादा लंबा चलेगा। तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए भी ये ज़रूरी है। सो फॉर दिस पर्पज इट इज़ रिक्वायर्ड कि वी शुड हैव एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन इन सर्टन एरियाज। खैर, अब इसमें और नेगेटिव आर्ग्यूमेंट में जो पिछला वीडियो मैंने एथिक्स के बारे में बनाया था कि कैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला कि भारत के अंदर से ये जो कप सिरप बनती है वो बहुत ख़राब क्वालिटी की है, और उससे गाम्बिया में 66 चिल्ड्रन मर गए। लेकिन सरकार ने ये जो जन विश्वास बिल लाया उसमें ऐसा लिखा है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में सुधार करेंगे कि अब से ख़राब दवाई बनाई तो जेल नहीं सिर्फ जुर्माना होगा। तो यानी कि हेल्थ या राइट टू लाइफ को भी ये तो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है फास्टर जस्टिस या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे। तो इन सब को देखते हुए अब ये जो जवाब आप लिखेंगे उसका कंक्लूजन क्या बनाओगे। तो देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 16 वो क्या कहता है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो उस हिसाब से फास्टर जस्टिस, तेज़ी से न्याय चाहिए, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन और ऐसी सब ट्रिब्यूनल वगैरह होना ज़रूरी है, दिट इज़ रिक्वायर्ड। लेकिन साथ ही साथ हमें चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए कि हमें स्पीड चाहिए बराबर है, पर सामने वो जो न्याय मिले वो तेज़ी से मिले, पर इम्पार्शियल भी होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। दूसरा, हमें जीडीपी को ग्रो करना है, जॉब्स क्रिएट करने हैं, तो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस चाहिए, व्यापार में सुगमता चाहिए बराबर। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ और एनवायरनमेंट के साथ भी समझौता नहीं होना चाहिए, वो तो बेसिक चीज़ें। तो इन सबको बैलेंस करते हुए जहाँ जहाँ पर पॉसिबल हो एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन को यूज़ किया जाए और इन चैलेंजेस को एड्रेस किया जाए, दैट इज़ नीड ऑफ द आवर वगैरह बोल के आप जवाब को निपटा सकते हैं। तो हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर में क्या, जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव जब खुद न्याय देना चालू करे उसको हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशन, और उसका हमने पॉजिटिव नेगेटिव देखा। फिर एक और चीज़ थी क्या, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, कि जहाँ पर एग्जीक्यूटिव खुद से कानून बनाना चालू कर दे या कानून का अलग अलग सब रूल्स बनाना चालू कर दे। वो क्या है समझते हैं कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन क्या है। देखिए, संसद में कोई कानून बनाया जाए कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006, तब वो तो बजट सेशन में बना, मानसून सेशन में बना या विंटर सेशन में, तो पार्लियामेंट तो कोई 24/7 या 365 डेज खुली रहती नहीं। एक बार कानून बनाया फिर बोल दिया कि तुम अब अमल करो। तो अब जो अमल करना है कि सपोज कैल्शियम कार्बाइड को बैन किया जाए कि नहीं,
या न्यूज़पेपर को समोसा पैक करने के लिए यूज़ किया जाए कि नहीं, क्योंकि आप समझ न्यूज़पेपर में जो इंक यूज़ होती है और समोसे में होता है तेल, तो तेल में इंक मिल जाती है, फिर ऐसा समोसा आप खाएंगे तो आपको कैंसर भी हो सकता है। तो न्यूज़पेपर में समोसा नहीं लपेटना चाहिए। या चाय की जो बैग्स है उस पर स्टेपलर पिन, चाय की बैग आप समझते हो वो जो अमीर लोग यूज़ करते हैं, टी बैग्स, गर्म पानी में डालो और चाय पियो, तो क्या उसमें स्टेपलर लगाना चाहिए? स्टेपलर लगा और वो खुल गया और फिर आप पी रहे हैं और पेट में गया तो नुकसान हो सकता है। तो क्या ऐसे जो छोटे छोटे रूल्स बनाने होंगे बाद में, क्या वो पार्लियामेंट ने बनाने चाहिए? तो भाई संसद के पास तो इतना टाइम है नहीं कि 365 डेज बैठे, और ये तो ऐसी चीज़ है कि इमीडिएटली उसको चेंज भी करना पड़े, अमल भी करना पड़े, मॉडिफाई भी करना पड़े। तो इसलिए फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट में ऐसा बोला कि ऐसी जो जो असल में नीचे अमल करना है और उस वास्ते जो भी बैन करना है, अनबैन करना है, वो सारा काम हम ये फूड सेफ्टी की एक स्टैट्यूटरी बॉडी है उसको डेलीगेट करते हैं कि भाई तुम देख लेना, हर छोटी चीज़ के लिए तुम पार्लियामेंट से वापस कानून में अमेंडमेंट यानी सुधार के लिए आने की कोई ज़रूरत नहीं। सो दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। ऐसा आरबीआई एक्ट में भी है कि आरबीआई एक्ट में ऐसा लिखा है कि ठीक है, आरबीआई ये 2 रुपये से लेके ऊपर जितने भी सब नोट्स हैं वो इशू करता है। अब उसमें किसी नोट को बैन करना है तो क्या करोगे? पार्लियामेंट की परमिशन लेनी है? नहीं। उसमें ऐसा लिख दिया आरबीआई एक्ट में कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड वो सरकार को सिफारिश करे कि ये 500,000 के नोट बैन करने या जो भी, और फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री गेजेट नोटिफिकेशन डाल के जनता को सूचित करे कि ठीक है, ये जो भी 2016 में नवंबर महीने के अंदर हम लोग इसको बैन करते हैं और दिसंबर के तक में आप जमा कर देना, वगैरह वगैरह। तो ये जो काम हुआ उसको हम क्या कहेंगे? डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। पार्लियामेंट ने बैन नहीं किया था, सरकार ने और आरबीआई ने मिलकर इसको बैन किया था। तो ऐसा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन सही है, गलत है, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है, इनवैलिड है, इसके बारे में डिमोनेटाइजेशन का एक केस कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने किया था और भी लोगों ने सब पीआईएल फाइल किए थे। अल्टीमेटली जो जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का उसमें ऐसा आया कि 4 जजों ने ऐसा कहा, मतलब 5 जजों की बेंच थी, उसमें से 4 ने ये कहा कि ये जो डिमोनेटाइजेशन किया गया डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द्वारा, प्रत्यायोजित विधि प्रक्रिया द्वारा नोटबंदी की, वो सब वैलिड था, कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था, कुछ गलत नहीं हुआ। एक महिला जज थी, उसने कहा नहीं ये सब गलत हुआ और पार्लियामेंट ने इसको पास करना चाहिए था, ये खुद से इन्होंने किया है जो आरबीआई गवर्नमेंट ने गलत है। खैर वो भी अब मेंस के लिए सब मुद्दा बनता है। एक बार यूपीएससी मेंस में ऐसा प्रश्न पूछा भी था 2015 मेंस पेपर 2 में कि फॉर अचीविंग डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स इट इज़ नेसेसरी टू इंश्योर दैट रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनॉमस एंड डिस्कस। अब उसी को आप ये, क्योंकि रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन के नाम पे आप बोल सकते हैं, फूड सेफ्टी वाला भी है, आरबीआई भी एक जात से बैंकिंग का रेगुलेटर है, सेबी भी रेगुलेटर है शेयर मार्केट का, से लेके बहुत कुछ। तो कहाँ तक ये सब चीज़ें जायज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, और कितना हमें बैलेंस करना चाहिए, वो सब गौर करने के मुद्दे। सो दैट इज़ फॉर मेंस। बाकी तैयारी करते रहिए। और मैंने जो आपको बताया कि अगर आप आगे की 2024-25 वगैरह की तैयारी करें और बेसिक फाउंडेशन में जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट, सीसेट वगैरह पढ़ना है, तो यूट्यूब पर उसके क्लासेस हो रहे हैं अनअकैडमी के अनस्टॉपेबल चैनल पे, उसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं बेस्ट एजुकेटर, टॉप एजुकेटर्स द्वारा। और बाकी अगर आप अनअकैडमी के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल कि इकोनॉमी का मेरा फुल लेंथ कोर्स जो कि 5 सितंबर यानी शिक्षक दिन से चालू होगा, प्रीलिम्स की पढ़ाई, फिर दिवाली की जो होगी उसके बाद मेंस की भी पढ़ाई उसमें हम करेंगे। तो प्रीलिम एंड मेंस बोथ कवर्ड। और ये अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन कैसी चीज़ है कि जस्ट लाइक नेटफ्लिक्स, आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं और सारे शो अनलॉक हो जाते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सी सेट एक से लेके सब कुछ प्रीलिम मेंस वगैरह का एक ही सब्सक्रिप्शन में अनलॉक हो जाता है। और उसमें भी अभी 15 अगस्त आज़ादी पर्व आने वाला है, तो इसलिए जो नीचे लिखा है फ्रीडम फेस्टिवल अप टू 50% ऑफ ऑन अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, डिस्काउंट कोड इज मोनाल.org। लेट्स क्रैक इट।